दोस्तों, आज हमारी कहानी है जलपरी बंदी चुड़ैल की चाबियां। परफेक्ट। अपने कमरे की दीवार पर लगे बड़े से आईने में निहारते हुए उसने खुद से कहा। अपने हल्के सुनहरे बालों को उसने रोल कर रखा था। हालांकि ज्यादातर वो उनको स्ट्रेट ही रखती थी, पर न जाने क्यों आज उसने कुछ नया आजमाने का सोचा था। काली बड़ी आंखों को उसने 2 बार टिमटिमाया और डिंपल पर रहे गाल को इतराते हुए आगे कर दिया। रूही, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। बाहर से आती एक तेज आवाज ने उसका ध्यान भटकाया, जो कि उसकी मॉम की थी। अचानक से हड़बड़ाते हुए उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो एक लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। चारों ओर हल्की धुंध थी और न जाने क्यों आज वहां कोई भी इंसान नहीं था। मॉम? अपने चारों ओर हैरानी से देखते हुए उसने धीरे से बुदबुदाया। मॉम तो साथ आने वाली थीं, फिर कहाँ रह गईं? सोचते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ चुकी थी और उसकी मॉम का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मॉम? इस बार उसने लगभग चिल्लाते हुए आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी मॉम अभी तक नहीं आई थी। उसका ट्रेन पकड़ना जरूरी था, लेकिन वो अपनी मॉम को छोड़कर कैसे जा सकती थी? वो भी ट्रेन के साथ धीरे धीरे कदमों से चलते हुए लगातार अपनी मॉम को तलाशती जा रही थी। आखिरकार ट्रेन की चाल इतनी तेज हो गई कि उसको मजबूरी में रुकना पड़ा और वो खड़ी उसके आखिरी डिब्बे को जाते देखती रही। डिब्बे की पिछली सतह पर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बना था, जिसको कुछ देर तक वो घूरती रही और फिर ट्रेन आंखों से ओझल हो गई। उसने हांफते हुए अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए सामने की ओर देखा, जहां एक लड़की अपना मुंह घुटनों में दिए हुए नीचे बैठी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। वो एक पल के लिए ठिठकी और फिर धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक से उसने महसूस किया कि धुंध और अधिक होने लगी थी और मौसम में असहनीय ठंड बढ़ने लगी। वो उसके बिल्कुल नजदीक जा खड़ी हुई, लेकिन रूही के कदमों की आहट से भी उस लड़की ने उसकी ओर नहीं देखा। है ये? रूही ने ठंड में कांपते हुए धीरे से कहा। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह से सर को नीचे किए घूरती रही। तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? रूही ने फिर से कोशिश की और झुकते हुए बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गई। नहीं। वो लड़की भयानक चीख के साथ मुड़ी और रूही डर से उछलते हुए पीछे हो गई। उसकी दोनों आंखें गायब थीं और चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। नहीं। वो फिर से चिल्लाई और रूही पसीने से लथपथ अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उसकी आंखें डर से फैली थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने तेजी से अपने दाएं बाएं देखा और राहत की सांस ली। शिट! उसने धीरे से बुदबुदाते हुए घड़ी को देखा, जिसमें सुबह के 7 बजे थे, और तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। वो सोमवार की एक आम सी सुबह थी। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी और उनका छोटा सा परिवार, जिसमें उनकी बेटी रूही और पत्नी अलका त्रिपाठी शामिल थे, डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठे सुबह के नाश्ते में मशगूल थे। त्रिपाठी जी उम्र के लिहाज से देखने में काफी हष्ट-पुष्ट और फिट थे, जबकि उनसे उलट अलका जी दुबली पतली सी थी। एक हाथ में चाय का कप पकड़े त्रिपाठी जी ने दूसरे हाथ से थामे हुए अखबार में नजरें गड़ा रखी थी। अचानक एक आर्टिकल की हेडलाइन पर उनकी नजर पड़ी। चश्मे के पीछे से झांकती उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आर्याना की पहेली में उलझी पुलिस। शहर के सबसे चर्चित केस मिसिंग आर्याना आज 5 महीने बाद भी शहर की पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। ज्ञात हो कि शहर के सबसे पुराने कॉलेज में से एक द क्वींस हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से वर्ष के अंत में एक छात्रा अचानक से गायब हो गई थी, जिसको लेकर कोई भी ठोस सुराग इकट्ठा करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आर्याना केस को लीड कर रहे इंस्पेक्टर राजेश से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किए तो वो बातों को गोल गोल घुमाते दिखाई दिए। पुलिस के इस रवैये और नाकामी ने कई सवालों को बकवास। त्रिपाठी जी ने गुस्से से आर्टिकल को बीच में छोड़ते हुए अखबार को टेबल पर पटका और मूंछों पर उंगली फेरते हुए चाय का एक सिप लिया। क्या हुआ उस लड़की का? मिसेज त्रिपाठी ने अखबार पर नजर दौड़ाते हुए राजेश जी की तरफ देखा। चेहरे पर आई शिकन को नजरअंदाज करके नकली मुस्कुराते हुए कहा और बैग उठाकर लॉबी से बाहर निकल गई। रूही बेटा! त्रिपाठी जी ने पीछे से आवाज लगाई तो रूही ने मेन गेट से पहले रुकते हुए मुड़कर देखा। जी पापा, उसने आलस से पूछा, हालांकि वो जानती थी कि वो क्या कहने वाले हैं। बेटा, वो आपकी मॉम है? त्रिपाठी जी ने नजदीक आते हुए कहा, जैसे वो इस बात पर मोहर चाहते हों। नहीं, वो नहीं है। रूही ने बड़ी शांति से जवाब दिया। वो बस आपकी दूसरी वाइफ हैं, जो मेरी मॉम बनने का दिखावा कर रही हैं। ऐसा नहीं है बेटा,
शी लव्स यू। आप क्यों उनके लिए ऐसा सोचते हो? त्रिपाठी जी ने समझाते हुए उसकी आंखों में झांका। देखा ना आपने पापा, उन्होंने किस तरह से तंज कसा था। रूही ने याद दिलाते हुए कहा तो त्रिपाठी जी ने हार मानते हुए कमर पर हाथ रख लिए। अच्छा सुनो, वो कॉलेज क्या नाम है? त्रिपाठी ने दिमाग पर जोर डालते हुए आगे कहा। हाँ, क्वींस हाउस कॉलेज। वो थोड़ा, मेरा मतलब वहां अपना ख्याल रखना। इनको लगता है कि जैसे हम हाथ पर हाथ धरे बस यूं ही खाली बैठे हैं। राजेश जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। पर हाँ, यह बात तो सच है कि वो लड़की सच में हमारे लिए एक पहेली बन गई है। जितना उसको सुलझाने के करीब जाते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। कहते हुए उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। आज रात बहुत ही अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। रूही ने डाइनिंग टेबल पर सामने की ओर बैठे अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, जैसे वो उनके बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती हो। रियली? त्रिपाठी जी ने त्योरियां चढ़ाते हुए उसे देखा और ब्रेड की प्लेट उसकी ओर खिसका दी। जो भी हमारे दिमाग में सारा दिन चलता है वही हम ख्वाब में देखते हैं। अलका जी ने बीच में टोकते हुए कहा। इतने भारी ज्ञान के लिए थैंक्स। रूही ने नॉर्मल दिखते हुए कहा। वैसे इस तरह तो आपको ख्वाब में सिर्फ कचरा ही दिखता होगा मॉम। उसने आखिरी शब्द को तंज में खींचा था। रूही। इससे पहले कि अलका जी कुछ कहती, त्रिपाठी जी बीच में बोल पड़े। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। रूही ने अपनी मॉम के ठीक है? उन्होंने चिंता दिखाते हुए कहा। डोंट वरी पापा, ख्याल रखूंगी। अब मैं जाऊं? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो त्रिपाठी जी ने भी होंठों पर मुस्कान लिए ओके में सर हिला दिया। त्रिपाठी जी के पुलिस विभाग से होने कारण अक्सर उनका शहर दर शहर ट्रांसफर होता रहा था और यही वजह थी कि रूही को भी कई बार अपने स्कूल्स और दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ा था, खुद को नए माहौल में ढालना पड़ा था। हालांकि शुरू में तो यह मुश्किल और अजीब सा था, लेकिन अब धीरे धीरे इस सब की आदत हो चुकी थी। वैसे तो उसे यहाँ आए महीनों हो चुके थे, पर चूंकि गत वर्ष का पाठ्यक्रम पिछले स्कूल में ही पूरा किया, जिसके कारण अब नए कॉलेज में उसका पहला दिन होने वाला था। हालांकि आरेना केस की वजह से वो द क्वींस हाउस का नाम इतनी बार सुन चुकी थी जैसे कि कितनी नजदीक से उसको जानती हो। द क्वींस हाउस शहर के किनारे पहाड़ियों के बीच एक मशहूर कॉलेज। वो न सिर्फ नाम से रॉयल था बल्कि अपने विशालकाय आकार के कारण भी रॉयल था। वो कोई बहुत पुराना किला था जिसके केवल 1/3 भाग को कॉलेज के रूप में प्रयोग किया जा रहा था और बाकी शेष बंद कर दिया गया था। शहर के किनारे पर होने के बावजूद उनके बीच कुछ फासला था जिससे वो थोड़ा अलग थलग सा प्रतीत होता था और इसी कारण वहाँ शहर की तुलना में काफी शांत माहौल था। रूही ऑटो से उतरी और कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर उसकी खूबसूरती को निहारने लगी। चारों ओर पहाड़ियाँ, खूबसूरत जंगल, हरियाली और बीच में बना हुआ विशालकाय कॉलेज। वो 2 कदम आगे आई और उसकी पत्थरों से बनी मोटी दीवार पर चिपके मिसिंग गर्ल के पोस्टर को इग्नोर करते हुए एक पुराने नोटिस बोर्ड को देखने लगी। वो लोहे से निर्मित बोर्ड था जिसकी दाएं तरफ की कील उखड़ चुकी थी और वो एक ओर लटका हुआ था। रूही ने गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया और उसके धुंधले और जंग लगे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। महत्वपूर्ण सूचना, सभी को सू किया जा है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण ही पहाड़ी इलाकों ने जाए मुख्य शाम को वर्जित है। ऐसा क्या है उसमें? अचानक से आई आवाज से चौंककर उसने पीछे देखा तो पाया कि एक उसी की हमउम्र और कदकाठी की लड़की खड़ी हुई थी। उसने जीन्स पर एक लंबी सी टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके दाएं कंधे पर बैग लटका हुआ था जबकि बाएं ओर अपने खूबसूरत बालों को आगे करके डाल रखा था। वो सुंदर नैन नक्श वाली लड़की थी जिसके होंठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी और हाथ में 2-3 किताबें दबाए उत्सुकता से रूही को देख रही थी। चमकाया हुआ था जबकि बाएं हिस्से को लोहे की मोटी ग्रिल्स की लंबी दीवार से अलग कर रखा था। जैसे जैसे वो नजदीक जाते रहे वहां मौजूद छात्रों का शोर उनके कानों में बढ़ता चला गया। कहीं लोगों का झुंड खड़ा गप्पे मार रहा था और कहीं कोई किताबों में अपना मुंह छुपाए बैठा था तो कहीं कोई कपल हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार से अंदर जाने के पहली सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। एक्सक्यूज मी। वो एक पतला दुबला सा गोरा, कोई विदेशी, चश्मा लगाए खड़ा था। उसका बैग कमर पर था और हाथ में कुछ पेपर्स थे। क्या आप प्रिंसिपल के ऑफिस बात आ सकती है? उसने हिंदी में बोलते हुए कहा तो दिव्या की भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, हम नहीं जानते। दिव्या ने तेजी से जवाब दिया तो उसने अजीब से देखा। इससे पहले वो कुछ कहता बीच में रूही बोल पड़ी। हाँ, वो अंदर लेफ्ट में जाकर सामने की ओर है।
कहते हुए रूही ने उंगली से इशारा किया। उसने थैंक्स कहा और नजरों से ओझल हो गया। क्यों बताया उसे? दिव्या ने शिकायती नजरों से रूही को देखा तो रूही ने भी, पर क्यों? मैं कंधे उचका दिए। वो अंग्रेज था। दिव्या ने हाथों को फैलाते हुए इस तरह आंखों को घुमाया जैसे रूही ने कोई बड़ी मूर्खता कर दी हो। वो नहीं, कुछ नहीं, बस नोटिस पढ़ रही थी। रूही ने अनजान लड़की से लड़खड़ाते हुए कहा, हाय एम दिव्या। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, सॉरी आपको डराने के लिए। रूही त्रिपाठी। रूही ने भी जवाब में मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। एंड इट्स ओके, मैं डरी नहीं थी। वैसे यहां डराने के लिए और बहुत कुछ है, और पढ़ने के लिए नोटिस भी। दिव्या ने मजाक में कहा तो दोनों के चेहरे बड़ी मुस्कान से खिल उठे। वाओ, तुम्हारे डिंपल, इट्स सो ब्यूटीफुल। कॉलेज में सबकी नजर से बचकर रहना। दिव्या ने तारीफ में कहा तो रूही के गाल जरा सुर्ख हो गए। ओके तो अंदर चलें? उसने पूछा तो रूही ने हाँ में सर हिलाया और दोनों कॉलेज में प्रवेश कर गए। यूं तो रूही पहले भी एक बार एडमिशन के सिलसिले में आ चुकी थी, लेकिन वो फिर से उसकी भव्यता पर मोहित हुए बिना खुद को रोक नहीं सकी। अमेजिंग, इसमें तो खुद एक शहर समा जाए। वो मन ही मन बुदबुदाई। वो और दिव्या कॉलेज के दूर तक फैले हरे भरे घास के अहाते से गुजर रहे थे, जिसके बीच में चलने के लिए पक्का रास्ता बना रखा था। सामने किले की विशाल और ऊंची ऊंची मीनारें आसमान को छू रही जिसके केवल दाहिने हिस्से को कॉलेज के रूप में भार। कहते हुए रूही जोर से हंस पड़ी और साथ ही दिव्या भी। दोपहर का समय था। रूही कॉलेज के बड़े से बाथरूम के एक सिंक पर मुंह झुकाए खड़ी थी। वो हाथों में पानी लेती और चेहरे पर डालकर सामने लगे आईने में खुद को देखने लगती। कॉलेज का पहला दिन लगभग खत्म होने को था, जिसने उसे बुरी तरह थका दिया था। नया माहौल, नए टीचर्स, स्टूडेंट्स और लंबी चलने वाली बोरिंग क्लासेज। केवल एकमात्र चीज जो उसके साथ अच्छी हुई वो यह कि दिव्या उसी की क्लासमेट निकली और दोनों ही इस इत्तेफाक से काफी खुश थीं। अभी रूही आज के विचारों में गुम थी कि अचानक से लाइट्स जलने बुझने लगी और एक गुप के साथ चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने हाथों को हवा में करके दरवाजे की ओर कदम ही बढ़ाए थे कि एक धम धम की जोर की आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया। उसने तेजी से सांस लेते हुए आंखों को पूरी क्षमता से खोल लिया ताकि कुछ दिख जाए। कौन? उसने दरवाजे की बढ़ते हुए आवाज नॉर्मल रखने की कोशिश की। कौन है वहां? धम धम धम। इस बार आवाज और तेज थी, लेकिन इस बार वो पास के बाथरूम से आती सुनाई पड़ी। उसके कदम डर से डगमगा गए। एक तेज धमाक की आवाज हुई और फिर नहीं, आहा हा हा। एक दर्द भरी भयानक आवाज चारों ओर गूंजी उठी। रूही पसीने में लथपथ, डरती कांपती तेजी में बाथरूम से निकली। बाहर हल्की रोशनी थी। उसने तुरंत अपनी दाईं ओर देखा, जहां बराबर वाले बाथरूम का दरवाजा हल्का खुला था। वो नजदीक गई और उसने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देख उसकी आंखें खौफ से चौड़ी और मुंह हैरानी से खुल गया। बाथरूम के फर्श पर अचेत अवस्था में एक लड़की उल्टी पड़ी हुई थी। उसके खुले लंबे बालों से होता हुआ लाल गाढ़ा खून धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ रहा था। वो आगे जाने के बजाय एक कदम पीछे हो गई। नो नो नो, वो हड़बड़ाहट में बुदबुदाई। हेल्प! उसने मुड़ते हुए तेजी से कहा। उसका दिल मानो मुंह से बाहर आने को था। वो एक फिर पूरी ताकत से चिल्लाई, प्लीज, हे, हेल्प! कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, यह है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।